ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ टॉपिक विच इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, सो हम थोड़ा सा आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अंडर व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क, उसको भी देखेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल्स जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये आपने काफी देखे होंगे। इसके ऊपर यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी इनफैक्ट पूछ चुका है, राइट? तो एक्चुअल में 2008 में सतोशी नाकामोटो को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जो है उसको जनरेट किया था। क्रिप्टो करेंसी यानी कि यहाँ पे आपको बी का सिंबल दिख रहा होगा, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन। जैसे क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक्चुअल में एक डिजिटल करेंसी होती है, और ये जो जनरेट की जाती है ये एक एल्गोरिदम को रन करने पे जनरेट होती है। ये एल्गोरिदम जो होता है, जैसे ही इसको कोई सॉल्व करता है, सॉल्व करने के बाद जो जनरेशन आता है वो आपका क्रिप्टो करेंसी का होता है। तो एल्गोरिदम अगर रन करना है, एल्गोरिदम को सॉल्व करना है, पजल कह लीजिए, है ना, पजल वाले एल्गोरिदम को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए वी नीड द सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, काफी सारी चीजें चाहिए। तो एल्गोरिदम जैसे ही सॉल्व होगा वैसे ही आपका क्रिप्टो जनरेट होगा, या कह लीजिए एक बिटकॉइन जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। अभी अगर ऐसा है तो मतलब जैसे हमारा बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है, हम अगर इस एल्गोरिदम के साथ अपने कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करके बिटकॉइन को जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उन्होंने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जब भी आपका बिटकॉइन का जनरेशन शुरू हुआ था उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वाज वेरी हाई और रिटर्न वाज वेरी लो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है, जो प्रोसेसर चाहिए, जो भी पावर सप्लाई चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जब उस सबको हम जोड़ते थे तो मान के चलिए वो 100 रुपए का लगता था, जो भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लग रहा है। और जो बिटकॉइन जनरेट कर रहे थे उसका कीमत केवल मान के चलिए 1 रुपए के आसपास था। तो 100 इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 मिल रहा है, तो ये तो नेगेटिव रिटर्न हो गया ना। इसीलिए जनरल पब्लिक जो थी उन्होंने कभी भी इस एल्गोरिदम को रन करके बिटकॉइन को जनरेट नहीं किया। अब यहाँ पे एक गेम और था कि आज के टाइम पे हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज जितनी हम मार्केट में देखते हैं ना, उसका प्राइस काफी बढ़ चुका है। अब ये हाइप कैसे क्रिएट हुआ? इसका रीजन ये था कि जो एल्गोरिदम को रन करके क्रिप्टो जनरेट किए जाते थे, उनका जो नंबर होता था ना जनरेशन का, दैट वाज फिक्स। मतलब अगर मान के चलिए एक दिन में ऐसे कि तय कर दिया कि केवल 10 ही बिटकॉइन जनरेट होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट डे में मान के चलिए 15 ही जनरेट होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो जब आप किसी चीज का नंबर फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा? आज आपने नंबर फिक्स कर दिया तो मार्केट में वो इतने खुले भाव में तो नहीं बिकेंगे, ज्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज नंबर इज फिक्स। इसकी वजह से फ्यूचर में हमेशा उस चीज का जो प्राइस होता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड वो इंक्रीज हो जाता है। सो यही सब आपका क्रिप्टो के साथ हुआ। 2008 में जब ये जनरेशन शुरू हुआ था, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम द प्राइस वाज वेरी लेस, जो कि बिटकॉइन दे रहा था रिटर्न के फॉर्मेट में। लेकिन आज उसी का प्राइस काफी बढ़ चुका है, करोड़ों में, लाखों में जा चुका है। क्योंकि जनरेशन जो हो रहा था उस टाइम पे बिटकॉइंस का नंबर, जो जनरेट हो रहे थे कॉइन्स, उनका नंबर बहुत फिक्स था, और ट्रेडिंग करते करते फ्यूचर में उनका प्राइस बढ़ गया और आगे चल के भी बढ़ेगा। और इसमें अप एंड डाउन प्राइस में आज के टाइम पे ट्रेडिंग में होते रहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू द जनरेटिंग पीरियड जब हमने जनरेट किया था, अगर हम तब प्राइस को कंपेयर करते हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा है। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने के लिए ही आपका ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये इनिशियली यूज किया गया था। आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आज के टाइम पे ना केवल क्रिप्टो करेंसी जनरेट की जा सकती है, बल्कि और भी डिफरेंट थिंग्स की जा सकती हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है। जैसे आप आज के टाइम पे इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर सकते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आजकल में काफी जगह पे यूज हो रही है, और क्रिप्टो करेंसी में तो यूज हो ही रही है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है। इन वर्ड्स को तोड़ के समझिए। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हुआ कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, और वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअल में ट्रांजेक्शन होता है या रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में हर किसी के पास अवेलेबल होता है जो उस ट्रांजेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जैसे हम अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं आरबीआई के अंदर, तो मेरा बैंक अकाउंट आरबीआई के पास है, ये किसी पर्सन बी को, सी को नहीं पता होगा, है ना।
क्योंकि आरबीआई डिस्क्लोज नहीं करता। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के केस में कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है मेंटेन करने के लिए आपके अकाउंट को, तो इसलिए जितने भी मेंबर्स होते हैं पीयर टू पीयर वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और उन सबके पास एक दूसरे का मतलब जो आप समझिए ब्यौरा है वो रहता है, या कह लीजिए अकाउंट लेजर जो है वो तैयार बर तैयार रहता है, हर किसी के पास वो अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, अकाउंट का लेजर माने अकाउंट मेंटेन करना, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा, ब्लॉक होता है इसमें एक, है ना, ब्लॉक इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे समझिए। ये जो ब्लॉक होता है इसी का चेन अगर बनता चला जाएगा तो आपका ब्लॉकचेन क्रिएट होगा। अब ये ब्लॉक क्या है, इससे कैसे ये चेन बन रहा है और ये कैसे क्रिप्टो में जनरेशन में काम में आया, इसको अभी धीरे से समझते हैं। तो देखिए, आप कंसीडर कीजिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो आईडी होगा उसको हैश कहा जाता है, इस ब्लॉक का जो प्रीवियस आईडी होगा उसको प्रीवियस हैश कहा जाता है। जब ये ब्लॉक आपका ओरिजिनेट हुआ था उस टाइम पे इसका एक जेनेसिस हैश होगा जो कि सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि जनरेट करते टाइम भी कुछ हैश जनरेट हुआ होगा, राइट। और फिर इस ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन होगी कि ये ब्लॉक डील किस चीज से कर रहा है, मतलब क्या ये क्रिप्टो की जनरेशन वाला ब्लॉक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्लॉक है, किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। ये सब जो पूरा ब्लॉक के अंदर आपको चीजें दिख रही है ना, जो हमने अभी डिस्कस करी, इसी को आप समझिए कि ये एक एल्गोरिदम ही है या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही है। ये आपस में जब कनेक्ट होके दूसरी जगह मतलब ये जब आपस में एक ब्लॉक जो है ये कोई नया ट्रांजेक्शन जैसे ही इनिशिएट करेगा तो एक और ब्लॉक जनरेट होगा, फिर आगे कुछ और ट्रांजेक्शन होता है एक और ब्लॉक जनरेट होगा, ऐसे जो चेन बनता चला जाएगा इसी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये चेन बनेगा कैसे, इसको यहां से समझिए। फॉर एग्जाम्पल की क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड के लिए एक ब्लॉक हमने क्रिएट किया। अगर ये ब्लॉक हमने क्रिएट किया, इसमें 10 बिटकॉइन है, इसका एक जेनेसिस हैश होगा और मान के चलिए इसका खुद का हैश है XXX। प्रीवियस हैश इसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का सबसे पहला ब्लॉक है, तो इसका प्रीवियस हैश 000। जेनेसिस हैश सपोज कीजिए PP हो गया। अब ये 10 बिटकॉइन का ब्लॉक जिस पर्सन के पास है उसने ये सोचा कि इसमें से 8 बिटकॉइन मैं आगे किसी को ट्रांसफर कर देता हूं। अब ये एक सर्टन नेटवर्क में काम हो रहा है जहां पे ये बंदा तो बैठा ही है जिसका ये अकाउंट है, ब्लॉक है, इसके आसपास ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सारे बंदे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ये सबके पास भी कुछ ना कुछ ब्लॉक, कुछ ना कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जो कि बिटकॉइन में डील करने वाले बंदे हैं, ये जो सारे डॉट्स हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया इसने, अपने 8 बिटकॉइन किसी को ट्रांसफर कर दिए। जब इसने 8 बिटकॉइन किसी को ट्रांसफर कर दिए तो हैश जनरेट हुआ नया वाला YYY। प्रीवियस हैश कौन सा हो जाएगा, ये XXX। इसी तरीके से जिसके पास 8 बिटकॉइन थे उसने आगे 6 बिटकॉइन किसी को ट्रांसफर कर दिया, देन अगेन द न्यू हैश विल जनरेटेड व्हिच इज नोन एज CCC, लेट्स से, राइट। और प्रीवियस हैश कौन सा हो जाएगा, ये YYY। अब ये जो अभी देखिए क्या हो रहा है, ब्लॉक से ब्लॉक बनता चला जा रहा है और एक चेन जो है वो क्रिएट होती जा रही है, इसी को बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। अब ये एक्चुअल में ये जो चेन बनती जा रही है इससे आपको ये समझ लग रहा होगा ना कि कुछ ट्रांजैक्शन लगातार होते जा रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन होता जा रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूजेस है क्रिप्टो करेंसी के जनरेशन में वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। अब एक चीज और समझिए, क्या ऐसे अगर इसने 10 में से 8 भेजे अपने बिटकॉइन तो सिर्फ इसी को ये पता है? नहीं, हमने यहाँ क्या बोला कि एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, तो जितने बंदे यहाँ बैठे हुए हैं ना इन सबको पता लग जाता है जैसे ये पॉपअप करता है ना ट्रांजैक्शन को कि 10 में से 8 किसी को भेजने वाला है, तो सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि एक ब्लॉक नया क्रिएट हुआ है 8 बिटकॉइन का, क्योंकि वो किसी को ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वो ट्रांसफर किसको हो रहे हैं, दैट इन्फॉर्मेशन इज एनोनिमस, लेकिन हाँ ये ट्रांजैक्शन इतने अमाउंट का हो रहा है ये सबको पता होता है। जबकि जब भी हमारा बैंक में अकाउंट होता है तो सिर्फ हमें पता होता है कि हमारे अकाउंट से कितना पैसा हम किसको भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक थर्ड फोर्थ पार्टी को पता होगा कि कितना अमाउंट जा रहा है कहाँ पे, पर वो नहीं पता होगा किस पर्टिकुलर पर्सन के पास जा रहा है और किस पर्टिकुलर पर्सन ने ओरिजिनेट किया है वो ट्रांजैक्शन। बस ये पता होगा कि एक इतना ब्लॉक का मूवमेंट जो है इतने 10 बिटकॉइन के चंक में से वो इतना ब्लॉक ट्रांसफर कर रहा है बंदा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि हर एक बंदे के पास क्योंकि वो इनिशिएट वो इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि इसने 10 में से 8 जो है उसका ब्लॉक जनरेट कर दिया,
तो हर एक बंदा जो है ना वो इसको इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा पहले। जब वो वैलिडेट हो जाएगा तभी सामने वाले के पास ये 8 बिटकॉइन जाएंगे। अब ये वैलिडेशन वो कैसे करेंगे? वो वैलिडेशन ऐसे करेंगे कि इसका हैश आईडी चेक करेंगे, फिर प्रीवियस हैश चेक करेंगे, फिर जेनेसिस हैश चेक करेंगे। तब उनको समय लग जाएगा कि हाँ और ये चेक करेंगे कि इसके पास 10 थे तो ये 10 में से 8 भेज सकता है, इसलिए उन्होंने वैलिडेट कर दिया ट्रांजेक्शन को। अब इसने 10 में से 8 भेज दिए, इसके पास बचे 2। तो आगे चल के सपोज कीजिए किसी को ठगी मारने के लिए 2 इसके पास बचे हुए हैं, पर ये सामने वाले के लिए ब्लॉक जनरेट कर दे कि मेरे से 5 बिटकॉइन ले लो। ब्लॉक जनरेट कर दिया इसने। अब यहाँ जो बैठे हुए बंदे हैं वो इसके इस ट्रांजेक्शन को क्या वैलिडेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास तो केवल 2 ही बिटकॉइन बचे थे। इसने ये 5 बिटकॉइन वाला ब्लॉक क्यों जनरेट किया, कैसे जनरेट कर दिया? तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ब्लॉक। ये ब्लॉक चेन में कभी ऐड ही नहीं होगा, तो ये ट्रांजेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। तो फॉर्जरी का चांस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्यूटेबल कहा जाता है। मतलब इस टेक्नोलॉजी से कोई भी हेरा फेरी जो है वो नहीं पॉसिबल होती है। जैसा हमने देखा, अभी हेरा फेरी कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जैसे ही नया ब्लॉक जुड़ जाता है चेन के अंदर तो हैश, प्रीवियस हैश जो है उसका रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाता है। उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी हैक प्रूफ है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता? अब ऐसे समझिए कि मान के चलिए किसी हैकर ने ये वाला ब्लॉक जो है वो हैक कर लिया। अब जब ये ब्लॉक वो हैक करेगा हैकर, तो उसको पहली चीज तो हैश पता। अब इस ब्लॉक में से वो 8 बिटकॉइन अगर चोरी करने की कोशिश भी करेगा तो जब वो चोरी करने की कोशिश करेगा तो पहली चीज तो एक नया ब्लॉक जनरेट होगा और उसका इन्फॉर्मेशन सबके पास जाएगा, है ना। वो अगर वैलिडेट करेंगे तभी ये चोरी पॉसिबल हो पाएगी। साथ में इस वाले बंदे को, हैकर को, हैश तो पता होना ही चाहिए उस ब्लॉक का, साथ में प्रीवियस हैश भी पता होना चाहिए। उसको प्रीवियस हैश कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो तो पिछले वाले के पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है। अगर सपोज पता लग भी जाता है प्रीवियस हैश आईडी क्या है, तो अगर वो तुक्के से भी प्रीवियस हैश का टैग लगाता है तो पीछे वाले की प्रीवियस हैश आईडी के साथ वो मैच भी तो करना चाहिए ना। तो ये जो फॉर्जरी का चांस है और हैकिंग का चांस है ना, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, इसलिए काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। और एक और चीज, इसमें प्रूफ ऑफ वर्क और कंसेंसस रेट की टर्म्स जो है वो यूज की जाती हैं। कंसेंसस रेट क्या हुआ? जैसा मैंने बोला कि जैसे ही कोई नया ब्लॉक जनरेट किया जाता है सामने वाले को उसको वैलिडेट करना होता है। जैसे ही मेजॉरिटी वैलिडेशन हो जाता है तभी वो ब्लॉक सीरीज में ऐड होगा, अदरवाइज वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। और इसके लिए 10 मिनट का टाइम होता है। सामने वाले ने जैसे 10 में से 8 बिटकॉइन किसी को देने के लिए ब्लॉक जनरेट किया था, उसके बाद ये शांत होकर बैठ जाएगा 10 मिनट तक। 10 मिनट में अगर वैलिडेशन मिल गया तो ठीक है, तो बोलेंगे कि सबने प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब जो बाकी बंदे हैं वैलिडेटर्स, उन्होंने उस पर काम करके उसको वैलिडेट कर दिया। अदरवाइज ये वाला ब्लॉक जो है ये ड्रॉप होगा, चेन में ऐड नहीं हो पाएगा। आई होप आप यू गॉट द पॉइंट कि क्या हो रहा है कि वो एक ब्लॉक जो है वो जनरेट हो रहा है। उस ब्लॉक को जब मेजॉरिटी ऑफ द वैलिडेटर्स वैलिडेट कर देंगे कि हाँ जी ये ब्लॉक वैलिड है, आईडी वाईडी चेक करके, सामने वाले के बिटकॉइन के नंबर में से माइनस प्लस करके, जैसे अकाउंट्स में बैंक के द्वारा किया जाता है ना, अगर लगता है कि सही है तो वैलिडेट जैसे ही हो जाएगा तो ब्लॉक ऐड हो जाएगा, एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं होगा। यही आपका प्रूफ ऑफ वर्क है। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रूफ ऑफ वर्क जो है ये थोड़ा सा पुराना मेथड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, जैसा हमने देखा है ना। हमें पता है कि हमारे पास जो ब्लॉकचेन, एक मिनट इसको कलर चेंज करने दीजिए, आपको दिखेगा नहीं, येलो करने दीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे बिटकॉइन में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं है। हम उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हाल फिलहाल में बात कर रहे हैं जिससे बिटकॉइन जनरेट हो रहा है, हम कोई और फंक्शन नहीं ले रहे उस टेक्नोलॉजी का भी, ठीक है। अभी हमारे पास कोई सेंट्रल बैंक तो है नहीं कि जो देखे बैठ के कि सामने वाले के अकाउंट से इतने बिटकॉइन में से इतने निकल गए हैं, इतने बचे हैं, ब्योरा मेंटेन करने के लिए। तो कौन करता है ये मेंटेनेंस? ये आपस में वैलिडेटर जो है वही करते हैं, क्योंकि उनका आपस में पीयर टू पीयर नेटवर्क एक बना हुआ होता है। अब क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं है तो जो वैलिडेटर्स होते थे वही वैलिडेट करते थे ट्रांजेक्शन को। जैसे ही वो वैलिडेट हो जाता था तो ब्लॉक जो है वो ऐड हो जाता था सीरीज के अंदर। होता क्या था, दरअसल बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी मेजॉरिटी वाली, जिनके पास बड़े बड़े सिस्टम लगे होते थे, वो फटाफट जैसे ही कोई ब्लॉक जनरेट होता था ना, वो फटाफट उसको वैलिडेट करने के लिए तुरंत ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, या कह लीजिए मतलब सारा डाटा वेरीफाई करते थे और तुरंत वैलिडेट कर देते थे। तो जिनके पास बड़े बड़े सिस्टम है, एक मतलब आप ऐसे समझिए मेजॉरिटी के जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं
वो वैलिडेशन का काम जो था वो अपने हाथों में तुरंत पकड़ लेते थे। कोई छोटा बंदा सिंगल सिस्टम लेके बैठा हुआ होता है अगर, तो उसको टाइम लगता था वैलिडेट करने में। तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ वैलिडेशन जो थे वो स्ट्रॉन्ग लोगों के द्वारा ही किया जाने लगा, जो कि ब्लॉकचेन में ऐड थे, राइट। अब इसका मतलब हर बार वही वैलिडेटर जो है मजबूत बनते चले जाएंगे। अब कैसे बनते चले जाएंगे, यहाँ एक चीज ध्यान से सुनिएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कोई फ्री फोकट में वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना, मतलब पहले उस बंदे का सारा डाटा देखना, हर चीज देखना, इसी को हम माइनिंग बोल रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल रहे हैं। अब वो वैलिडेट क्यों करते हैं, किस लालच से वो जल्दी जल्दी वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उनको इससे, अगर हम बिटकॉइन जनरेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन के बाद उनको मिलता है कॉइन। जिसने सबसे पहले वैलिडेट कर दिया उसको कॉइन मिलेगा। अगर कॉइन नहीं मिल रहा तो या तो एक ट्रांजेक्शन फीस मिलती है उनको। उस फीस को पाने के लिए वो वैलिडेट फास्ट करने की कोशिश करते थे, पर वैलिडेशन हमेशा एक्यूरेसी से ही करना है। तो ये होता था प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता था। उस नेटवर्क में जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी के मजबूत लोग होते थे, जिनके पास अच्छा खासा मजबूत सिस्टम होता था, वही हमेशा से फटाफट वैलिडेशन करके कॉइन अपने पास जनरेट करवा लेते थे, या ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस जो थी वो हासिल कर लेते थे। नए वाले मेथड में प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज किया गया। इसमें जो आपके क्रिप्टो माइनर्स बहुत मजबूत है ना, हर बार वही वैलिडेटर बने, इसको काट दिया गया और ये कहा गया कि जिसके पास जितना परसेंटेज स्टेक है या जितना परसेंटेज शेयर है उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, उसी हिसाब से वैलिडेटर को काम मिलेगा। तो इसमें जो आपके बड़े बड़े गैंजेटिक माइनिंग फार्म्स थे ना, उनको काटने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक को इंट्रोड्यूस करते हुए शेयर के बेसिस पे वैलिडेशन का टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये हर किसी को शेयर के हिसाब से वैलिडेशन का टास्क मिलने लग गया। हर किसी के पास वैलिडेशन का काम जो है वो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उनको ट्रांजेक्शन फीस मिलेगी या फिर जो कॉइन है वो जनरेट होकर मिलेगा। इसी को प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो कहा जाता है। पहले वाला मेथड आपका प्रूफ ऑफ वर्क था। यही आपका पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी जो है वो नॉन फंजिबल टोकन के जनरेशन में उनके ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंड बॉक्स बना रखा है, जिसमें वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते रहते हैं। और इसका आने वाले फ्यूचर में और अलग अलग जगह पे यूज पॉसिबल है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि इसमें रिकॉर्ड हमेशा आपका मेंटेन होके रहता है और ये इम्यूटेबल है। इसमें हैकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। सेफेस्ट आप इसको टेक्नोलॉजी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने से शुरू हुई थी, पर आज के टाइम पे इसका जो एप्लीकेशन है वो पूरा अलग अलग दायरे में फैल चुका है।